अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट, अभी जो हमारा लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर आपका जो है वो है सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपको एक चीज़ पता है, पहले तो इनके बारे में बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। सोल्यूशन का तो आपको पता है, इक्वेशन का भी पता है, लीनियर का भी पता है। जैसे देखिए, अगर 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 है तो ये आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन है और इसके अंदर एक ही वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल भी एक है, इक्वेशन भी एक है। आप इसको देखो इजीली सॉल्व कर सकते। 2x 5 + 3 हो जाएगा जो कि 8 बन जाएगा। तो x क्या आ जाएगा, 8/2, तो आंसर क्या आ गया 4। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते, लीनियर इक्वेशन सिंगल। मगर जब आपके पास ये चीज़ आ जाती है 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, तो ये भी लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है विद वन वेरिएबल। दिस इज लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। ठीक है, ये भी लीनियर इक्वेशन है बट विद टू वेरिएबल। 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 पर x भी आ रहा है, y भी आ रहा है। अब यहाँ से आपके पास x और y की वैल्यूज निकालना आपके लिए मुश्किल है। x और y की वैल्यूज यहाँ से निकालना मुश्किल है। तो अब दो चीज़ देखते हैं, यहाँ पे कितनी इक्वेशन है, एक इक्वेशन है। अननोन कितना है, एक है। तो एक इक्वेशन हो एक अननोन में तो हम इजीली निकाल सकते हैं, अननोन एक होती है। जब अननोन ज़्यादा हो जाते हैं तो जितने अननोन होते हैं हमारे पास उतने ही इक्वेशंस का भी होना लाजमी है। यानी कि अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमारे पास एक और इक्वेशन भी होनी चाहिए, जैसे 5x माइनस वाई इक्वल टू 7। अब ये कितनी इक्वेशन होगी, टू इक्वेशन होगी। ठीक है, और वेरिएबल्स कितने हो गए, टू। तो याद रखिएगा, जब आपके पास सिंगल वेरिएबल हो, सिंगल इक्वेशन हो, फिर तो सॉल्व हो सकता है। मगर जब आपके पास टू वेरिएबल होंगे और इक्वेशन कम हो गए तो फिर सॉल्व नहीं कर सकते। एडवांस लेवल पे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटे लेवल पे अगर आपके पास टू वेरिएबल्स हैं और एक इक्वेशन है तो नहीं सॉल्व कर सकते, फिर आपके पास एक और इक्वेशन का होना लाजमी है। यानी कि जितने अननोन्स होंगे, जितने वेरिएबल्स होंगे, उतने ही इक्वेशंस का होना लाजमी है। अब ये आपके पास कितने अननोन्स हैं, दो है। इक्वेशंस कितनी है, दो है। अब ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और जब आपके पास चीज़ एक से ज़्यादा बनती है, पहले एक इक्वेशन होती थी, ये सिंगल, अब क्या हो गई, एक से ज़्यादा हो गई, तो इसको हम कहते हैं सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि वेरिएबल्स की पावर क्या आ गई, 1 आ गई। इसी तरीके से देखें, अब अगर मेरे पास है 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5। अब आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है, पावर क्या 1 आ रही है, वेरिएबल 3 है और इक्वेशन एक पड़ी हुई है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो 3 वेरिएबल है तो हमारे पास 3 ही इक्वेशन होनी चाहिए। अब फर्स्ट क्या, अगर मेरे पास आ जाता है 5x प्लस 7y माइनस z इक्वल टू 7 आ जाता है, माइनस x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 11 आ जाता है। अब ये सिस्टम बन गया, कितने अननोन्स हैं, 3, इक्वेशंस कितनी है, 3। तो अब ये सॉल्व, ठीक है। तो फिर इनको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। अभी हम सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन और टू अननोन्स को देखते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट सिस्टम है 4x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 20, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 50। अब सिस्टम को सॉल्व करने के अभी काम क्या है हमारा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन का मतलब है कि उस सिस्टम के अंदर जितने वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी वैल्यूज निकालें। उसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे तो ये इसका सिस्टम का क्या बनेगा, सोल्यूशन बन जाएगा। एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालेंगे तो इस 3 वाले सिस्टम का क्या बन जाएगा, वो सोल्यूशन बन जाएगा। अब जैसे ये टू इक्वेशन है, टू अननोन है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली, ठीक है। वो इसका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास अलजेब्राइक वे है, एक हमारे पास क्या अलजेब्राइक मेथड है, दूसरे हमारे पास क्या मैट्रिसेस के मेथड, और भी है, मगर फिलहाल ये
कि हम इस सिस्टम को क्या करें, मैट्रिक्स से सॉल्व कर लें। दूसरा क्या है कि हम अलजेब्राइक मेथड लगाएं। अलजेब्राइक मेथड में ये होता है कि हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें, वो इसमें पुट कर दें, या इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को माइनस कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो फिलहाल मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो सिस्टम पड़ा होता है ये इक्वेशन की फॉर्म में, इसको अलजेब्राइक फॉर्म कहते हैं। ये कौन सी फॉर्म होती है, अलजेब्राइक फॉर्म होती है। अब हमने इसको सॉल्व करना है मैट्रिसेस, तो हमने इस सिस्टम को भी मैट्रिक्स फॉर्म में करना है। इसको हमने क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि हम 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। एक हम एक्स और वाई का बना लेते हैं अननाउंस का, एक हम इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका बना लेते हैं, और एक जो राइट साइड पे जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ उनका बना। ठीक है, तो वो जरा देखिएगा यहाँ से कैसे बनता है। कोई भी सिस्टम हो तो ये इसको मैट्रिसेस में कैसे बना। अब ये जो बनेगा वो इनके जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं, एक्स के साथ जो नंबर है, वाई के साथ जो नंबर है, वो एक्स के साथ नंबर क्या है 4, वाई के साथ नंबर क्या है -2। इस एक्स के साथ नीचे वाली, अब नीचे वाली लाइन है, पहली लाइन है तो पहली लाइन चलेगी, पहली रो चलेगी, सेकंड लाइन है तो सेकंड रो चलेगी। तो ये एक्स का क्वेश्चन क्या है 1, वाई का क्वेश्चन क्या है, यानी कि यहाँ पे आपने वो नंबर लिखने जो एक्स और वाई के साथ आ गए, ए के साथ आपने वो मैट्रिक्स लिखने, जो वो नंबर्स लिखने जो कि एक्स और वाई के साथ। फिर आपने एक अननाउंस का सेट बनाना है। अननाउंस को ज़्यादातर कैपिटल एक्स से लिखा जाता है अननाउंस। अब कौन कौन से अननाउंस है, एक्स और वाई है, तो इसको हमने लिखना कॉलम की शक्ल, लिखना किसमें, कॉलम की शक्ल में। उसके रीजन में मैं आगे बता दूँ, दो वेरिएबल्स है तो दोनों को कॉलम की वो की शक्ल में ले लें। ठीक है, फिर तीसरा जो बनेगा उसको हम बी कहते हैं, और वो जिसमें आपके कोई एक्स और वाई नहीं आ गया तो उसको हम बनाते हैं कॉन्स्टेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अलजेब्राइक फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया मैट्रिसेस के अंदर, क्योंकि हमने अब मैट्रिक्स के साथ में इसको सॉल्व करना, तो हमें मैट्रिसेस आने, तो इसको मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें ए बी सी में एक्स, ए और एक्स आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाइड हो गए। ये 4 किसका एलिमेंट है, ए का है, ये एक्स किसका एलिमेंट है, एक्स का, तो ये आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाइड। तो ये वाली लेफ्ट साइड को हम फिर क्या लिखते हैं, सो दैट मैट्रिक्स फॉर्म इज, मैट्रिक्स हम इन्हीं को भी मल्टीप्लाइड उसी का, वो किसका एलिमेंट था, ए का, एक्स किसका एलिमेंट है, एक्स का, तो दोनों आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो हमने इस साइड पे भी ए और एक्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इक्वल टू बी के साथ तो कुछ भी नहीं होगा, तो बी एज, तो ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म की ए एक्स इज इक्वल टू बी, जहाँ पे ए इसके इक्वल है, एक्स इसके इक्वल है और बी इसके इक्वल है। तो ये अलजेब्राइक फॉर्म है सिस्टम की, ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म, ये सिस्टम की मैट्रिक्स फॉर्म। अब इस मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। अब इनको देख के हम सॉल्व, हमने निकालना क्या है, एक्स और वाई, तो वो कहाँ से निकलेगा, कैपिटल एक्स से, यानी कि कैपिटल एक्स की वैल्यू निकाल। अच्छा, अब वो सवाल के एक्स को एक्स और वाई रो में क्यों नहीं लिखा, वो जरा देखिएगा। अब देखिए ए हमने क्या लिया हुआ है 4 -2 1 और माइनस। अगर फर्ज करें मैं एक्स को रो की शक्ल में ले लेता हूँ, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 1 × 2। ठीक है, अच्छा अब हमने आगे क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई तो उस वक्त होते हैं जब पहले के कॉलम दूसरे की रोज के इक्वल हो। कंडीशन पड़ी थी मैट्रिक्स में कि पहले के कॉलम दूसरी की रोज के इक्वल होंगे तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम फिर अगर हम इस तरीके से लिखेंगे एक्स को, तो फिर हम इस तरह नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि ये लिख ही नहीं सकते। ये तो लिखने का मतलब है कि आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, वो तो सेटिस्फाई होती नहीं है। अच्छा, अगर मैं एक्स को ऐसे लिख लेता हूँ, अब क्या बनेगा 2 रोज इंटू 1 कॉलम, तो अब कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि ए की कॉलम और इसकी रोज के इक्वल, इसलिए हम इसको एक्स को कॉलम की शक्ल में लिखते हैं, इसकी शक्ल में हम नहीं लिखते। ठीक है, अच्छा अब इसके सॉल्व करने के दो तरीके, यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म तो बना ली, अब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म भी बनाते हैं जरा 3/3। इसकी मैट्रिक्स फॉर्म कर ली, इसके हम मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं ऐसे, मैट्रिक्स फॉर्म इज, अब पता चला क्या नहीं, ए एक्स इक्वल टू बी, मैट्रिक्स फॉर्म ये होती है। अब बताना पड़ेगा कि ए किसके इक्वल है, ए किसके इक्वल है जी, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट -3, पहली लाइन है तो पहली रो में लिखेंगे, जेड का कोफिशिएंट 4, सेकंड
5 7 -1 2 2 ये ए आ गया। और एक्स को हमने हमेशा कॉलम में, जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको हमने कॉलम में, और बी जो होगा जो राइट साइड वाले कॉलम, तो ये इसकी क्या होगी मैट्रिक्स फॉर्म। दो चीज़ें लिखते हैं, एक हम मैट्रिक्स फॉर्म ये लिखते हैं, फिर साथ हम ए एक्स और बी के बारे में बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। ओके, अब अगला स्टेप, ए एक्स बी तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बन गई, ठीक है, ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। अब इसको सॉल्व करने के यहाँ पे दो चीज़, एक इजी मेथड है जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं क्रामर मेथड, क्रामर मैथमेटिशियन था उसने बनाया, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखें, अगर हम ए एक्स इक्वल टू बी है, इस एक्स ए को मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, ऐसा होता तो नहीं है, बात आपको समझाने के लिए, ए को अगर उधर लेके जाता हूँ तो ये बन जाता है, माना ए इंटू बी बन जाता है। और इसको हम क्या लिखते हैं, ए की पावर -1 इंटू बी। अभी हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, 1/2 है तो 2 की पावर -1, 1/2 की पावर 3 है तो 2 की पावर -3, ऊपर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। इसकी पावर क्या 1 है, ऊपर जाएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज। और ये क्या होता है, ये तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है जो भी हमने पढ़ा था, ये क्या है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ से भी तो एक्स की वैल्यू निकल सकती है, वो कैसे निकलेगी, ये इन्वर्स निकालेंगे पहले, फिर इसको हम क्या कहेंगे बी से मल्टीप्लाई करें। तो ये दो तरीके, इसको इन्वर्जन मेथड कहते हैं, इन्वर्जन मेथड। और इसमें क्या होता है, एक्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स बी के, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले ये जो ए दिया हुआ है इसका इन्वर्स निकालेंगे, उसको फिर बी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो बी मैट्रिक्स हमने लिखा है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दो मेथड, अब 1 बाय 1 उनको हम स्टडी। पहला है हमारे पास, पहला मेथड दैट वन इज ग्रामर रूल या ग्रामर, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है 4x - 2y = -20। एग्जाम्पल से पहले समझाता हूँ, x - 3y = -50। ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम सॉल्व करने लगे हैं ग्रामर से और फिर इन्वर्जन में। ग्रामर मैट्रिसेस के पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है कि सॉल्व दिस सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि दी मैट्रिक्स फॉर्म, पहले तो आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, जैसे हम देखें अगर पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी करेंसी यूज़ होती है, जब आप अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानी नहीं, वहाँ पे बल्कि डॉलर यूज़ होते हैं, तो उसको पहले कन्वर्ट करते हैं डॉलर। तो यहाँ पे जब हम मैट्रिसेस लगाएंगे तो पहले इस सिस्टम को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो भी बताइए कि दी मैट्रिक्स फॉर्म इज, मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, ए एक्स इक्वल टू बी होता है, वेयर आप बताना भी है, ए किसके इक्वल होगा, इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे 4 -2 1 और माइनस, पहले एक्स का फिर वाई, और एक्स किसके इक्वल है x1, बी किसके इक्वल है -20 और माइनस, ये हमने पहले इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाई। अब ग्रामर फॉर्मूला क्या कहते हैं, ठीक है। ग्रामर रूल क्या कहता है, अब कितने अननोन्स की वैल्यूज निकालनी है, एक एक्स की और एक वाई की वैल्यूज निकालनी है। ग्रामर रूल ये कहता है कि जो एक्स होगा जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है वो इसकी इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ e, और जो दूसरा वाला होगा वाई, दूसरा वेरिएबल वाई, वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a2 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ e। ये फॉर्मूला, ये जो ए है इसके साथ मैंने एक दफ़ा a1 लगा दिया, एक दफ़ा इसके साथ a2 कर, ये तो पड़ा हुआ है ना, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिटर्मिनेंट तो आपको पता है निकालते कैसे, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यूज हमने पुट करनी है निकाल। अब ए जो है वो तो ये है, इसका तो डिटर्मिनेंट निकल आएगा। अब a1 क्या चीज़ है और a2 क्या चीज़ है, a1 ये है, ये बताना पड़ेगा a1 किसके इक्वल है। a1 क्या चीज़, a1 ये है कि जो आपका a मैट्रिक्स है इसके अंदर b मैट्रिक्स को डाल दें, वो a1 है, a मैट्रिक्स में b वाले कॉलम को डाल दें तो ये a1 बन जाए। अब ये दो कॉलम है, एक ये वाला एक ये वाला, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, b वाला जब पहले कॉलम की जगह रखेंगे तो ये a1 बन जाएगा,
और जब बी वाला दूसरे कॉलम की जगह रखेंगे तो वो A2 बनेगा। एक टाइम में एक ही कहेंगे, दोनों में नहीं डालेंगे। ये नहीं कहेंगे कि -20 -15 -20 -15, ऐसे नहीं कहेंगे, एक वक्त में एक दफा। तो A1 क्या होगा कि पहले कॉलम में हम क्या डाल देते हैं, बी वाला मैट्रिक्स का, तो दूसरे वाले को हम उसी तरह, तो ये आपका क्या बन गया A1। दोबारा देख लें, A1 में क्या होगा, पहले कॉलम की जगह पे बी वाला मैट्रिक्स का, बाकी नीचे। फिर A2 जो होगा उसमें क्या कहेंगे, यही बी वाला इसमें सेकंड कॉलम की जगह करते हैं। तो ये इसका तरीका है। A1 किसके इक्वल होगा, बी वाला इसमें डाल दिया, बी वाला इसमें डाल दिया, पहले कॉलम की जगह डालेंगे तो A1, दूसरे की जगह डालेंगे तो बी A2। और अगर 3 वाला होता है सिस्टम, तो 3 में बी के 3 एलिमेंट्स होने थे, तो वही ठीक है, उसमें 3 बनने थे, क्योंकि 3/3 में तो 3 कॉलम होते हैं। तो पहला बनेगा तो A1, दूसरा बनेगा तो A2, तीसरा बनेगा तो A3। तो उसमें फिर 3 वेरिएबल्स होंगे, एक्स, वाई और जेड। तो जेड किसके इक्वल हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A3 डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ A। अब बस इनकी वैल्यूज निकालने को पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ A1 निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ A2 निकालना है। अब सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ A निकालते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ A अगर 0 आ जाता है तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, तो कॉमन रूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना आप एक्स की वैल्यूज निकाल सकेंगे। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ A जो है वो 0 नहीं होता। तो यहाँ पे हम लिख के देखें कि डिटरमिनेंट ऑफ A जो है वो नॉट इक्वल। अब बस वैल्यूज निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A निकालते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ A ये है, इसको डिटरमिनेंट की शक्ल दे दी, तो ये आपने डिटरमिनेंट की शक्ल दे दी। अब वही मल्टीप्लाई करना है, कैसे ओपन करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, माइनस करके इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या आएगी, -12 + 2, तो ये आएगा -10 आ गया। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक वैल्यू निकल गई। ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, ये तो वही है जो यहाँ पे, तो 3 वैल्यूज चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ A तो ये निकल गया। अब निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A1। A1 आपका ये है, इसको आप डिटरमिनेंट बना दें, -20 -15 -2 माइनस, डिटरमिनेंट बना, बाकी इसको ओपन करना है। तो -20 × -3 -2 × -2, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस लगा, तो ये बन जाएगा 60 -30, तो ये आ जाएगा 30। डिटरमिनेंट ऑफ A1 की वैल्यू क्या निकल आई, 30। अब आखिरी वैल्यू निकालते हैं, वो है डिटरमिनेंट ऑफ A2। अब A2 आपके पास ये था, ठीक है, तो हमने इस मैट्रिक्स को कॉलम की शक्ल दी, वो इसमें डिटरमिनेंट की शक्ल दी, ये लाइन है। अब इसको ओपन करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × -15 -1 × -20, तो ये आएगा -60 और +20, तो ये आएगा -4। तो डिटरमिनेंट ऑफ A2 की वैल्यू क्या निकल आई, -4, ठीक है। अच्छा, अब बस सारी वैल्यूज निकल आएंगी, अब इसमें खुद कर देंगे। सो x इज इक्वल टू, x किसके इक्वल था, डिटरमिनेंट ऑफ A1 डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ A के इक्वल, ये लिखा। वैल्यूज पुट करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A1 क्या निकला था, 30, ऊपर 30 आ गया, नीचे डिटरमिनेंट ऑफ A क्या निकला था, -10, तो यह कैंसिलेशन करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल आई, 3। फिर y किसके इक्वल था, डिटरमिनेंट ऑफ A2 डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ P। तो A2 का डिटरमिनेंट क्या निकला, अभी हमने निकाला था -4, तो y किसकी इक्वल हुआ, -4, डिटरमिनेंट ऑफ A क्या था, -10, तो कैंसिल किया तो y की वैल्यू क्या निकल आई, 4। तो लास्ट में x क्या बन गया, फिर जो x था आपका, x और y, x की जगह 3 आ गया, y की जगह 4, ये इसका सोल्यूशन, ठीक है। यानी कि ये जो दो अननोन्स आ रहे थे x और y, तो उनकी वैल्यू हमने क्या निकाली, 3 और 4। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है फिर गलत, तो आप x की जगह 3 पुट कर दें यहाँ पे, और y की जगह पे 4 पुट कर दें, तो दोनों इक्वल आना चाहिए। देखिए x की जगह 3 कहें तो क्या आता है, 12, ठीक है, और x की जगह -3 तो नहीं है, हाँ यस,
यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 30/-10 की ये -3, ठीक है। ओके, अब पुट करते हैं, -3 करते हैं तो -12 बन जाएगा, y की जगह 4 करते हैं तो -8 आ जाएगा, -12 -8 क्या आ गया -20, तो ये लेफ्ट और राइट साइड क्या होगी इक्वल। यहाँ पे x की जगह -3 करें और इसकी जगह 4 करें तो -12 -3 -15, तो दोनों साइडें क्या हो जाती है इक्वल। तो आप ये चेक कीजिए, ठीक, यानी कि अगर आप चेक करना चाहें कि आपका आंसर सही है तो गलत है, तो क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करें। ये मैंने पुट की है, एक्स की जगह 3 वाई की जगह 4, तो ये आएगा -12 -8 इक्वल टू -20 -20 इक्वल टू 5। तो ये दोनों में पुट करना है, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में पुट करना है, दोनों में पुट करके। तो दूसरे में पुट करते हैं तो ये आएगा या एक्स की जगह वाई की जगह, तो ये आएगा -3 -12 इक्वल टू -15, तो -15 इक्वल टू, तो ये वेरीफाई भी हो गया, आपका आंसर सही है। तो ये हमारा एक तरीका था क्या हमें। अच्छा, एक 3/3 का हम क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व तो आप लोग करोगे, मैं सिर्फ एक रेफर देना देखो। 2x - 3y - 4z इक्वल टू 5 है, x + y - z इक्वल टू 6 है। सपोज कर लेते हैं कि चलो एक्स में डालते हैं -5y + 7z इक्वल टू n। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व, ठीक है। इसको कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा, जिसको मैंने सिर्फ अपनी तरफ से बनाया, ठीक है। तो ये शायद हो सकता है सॉल्व ना हो, प्रॉपर तरीके से आप लोगों के लेवल पे सॉल्व ना हो, तो सिर्फ तरीका कार में समझा। सबसे पहले क्या चीज़ को मैट्रिक्स फॉर्म में बनाए, और मैट्रिक्स फॉर्म हमेशा क्या होती है AX = BO। अब हमें ए बी के बारे में बताना है। ए किसके इक्वल होता है, जो एक्स और वाई और जेड के कोएफिशिएंट होंगे। पहली लाइन में 2 -3 -4, सेकेंड लाइन में 1 1 -1, तीसरी लाइन में यहाँ पे एक्स नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या लिया जाएगा 0 लिया, तो ये 0 -5, यानी कि छोड़ना नहीं है किसी को। तो यहाँ पे एक्स नहीं आ रहा तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 0 × ठीक है। तो ये हो गया। एक्स मैंने क्या कहा था कि सारे वेरिएबल्स को कॉलम की शक्ल में डाल दें, और बी आपके पास क्या है जो कॉन्स्टेंट है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं आता, तो वो क्या आ गया 5 6 और 11। ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है। अब ग्रामर रूल में 3 वेरिएबल्स अब आते हैं, एक्स वाई और जेड। जितना सिस्टम होगा ना, जितने इक्वेशन होगी उतने वाला सिस्टम बनेगा। अब इसमें एक्स किसके इक्वल होगा, वही डिटर्मिनेंट ऑफ A1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। वाई किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A2 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। और z किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A3 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ, और डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 नहीं आता, ठीक है। अब A1 A2 A3 क्या है, A तो पता है हमें, उसका तो डिटर्मिनेंट निकल आएगा। अब A1 सबसे पहले बनाएंगे, और मैंने क्या कहा था A1 का मतलब ये होता है कि जो B वाला कॉलम है वो इसमें डालते हैं पहले कॉलम की जगह, बाकियों को उसी तरह रखते हैं। तो ये इसमें रखेंगे तो ये आएगा 5 6 11, जो इसकी जगह पे आ गया। और जहाँ पे ये वाला वही है -3 1 -5 -4 -1, ये दोनों उसी तरह रहेंगे। पहले कॉलम की जगह ये डाल दें तो A1 बन जाएगा, दूसरे कॉलम की जगह डाल देंगे तो A2 बन जाएगा, तीसरे कॉलम की जगह डालेंगे तो A3। तो A2 भी देख लेते हैं, A2 किसके इक्वल है, सेकंड कॉलम की जगह डाल 2 1 0, ये 5 6 11 सेकंड कॉलम की जगह पे डाल, तो ये आपका A2 बन गया। A3 क्या बनेगा, A3 ये बनेगा कि जो आपका पहला कॉलम है दूसरा कॉलम एज इट इज रहेंगे, तीसरे कॉलम की जगह ये बना। अगला काम क्या है, इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें, इसकी निकालें, वो उठा के आगे पुट कर दें, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसको एक्स के फॉर्म में। तो ये हमारा था ग्रामर, दिस इज कॉल्ड ग्रामर। अच्छा, जो दूसरा मेथड अभी हमने देखा था, जो कि मैंने बताया था कि दूसरा मेथड ये होता है, चलें इसको हम फिर
नेक्स्ट लेक्चर में करें, ठीक है।